Hello everyone, it's Advocate Mishika Gupta, and in today's video we will be doing chapter 5, that is arrest of person of BNSS, our old CRPC and new BNSS. And in this we will be doing from section number 35 to till section number 62, which are part of section chapter 5. So let's begin with our section 35, विच सेज व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट. सो अब इसमें बात हो रही है कि ऐसे कौन कौन से केसेस हैं, ऐसे कब कौन सी सिचुएशन में पुलिस आपको बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है. सो फर्स्ट क्लॉज ए क्लॉज बात करता है अगर किसी इंसान ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है पुलिस के सामने तो पुलिस आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है. क्लॉज 2 बात करता है इफ़ देयर इज़ अ रीजनेबल कंप्लेंट, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन और रीजनेबल सस्पिशन. अगर ये तीनों चीज़ एग्जिस्ट करती हैं कि किसी इंसान ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है जिसकी पनिशमेंट अप टू 7 ईयर्स हो सकती है. ठीक है, तो जब किसी के खिलाफ मतलब एक रीजनेबल सस्पेशन आता है या कोई कंप्लेंट आती है पुलिस के पास, ठीक है, पुलिस को पक्का शक होता है कि अगर मतलब इस व्यक्ति ने एक ऐसा क्राइम किया है जिसकी सज़ा इम्प्रिजनमेंट 7 ईयर्स तक हो सकती है, तो उन केसेस में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर. लेकिन अरेस्ट करने से पहले ना पुलिस को राइटिंग में रीज़न देना होता है अरेस्ट ज़रूरी है, मतलब क्यों ज़रूरी है. सो सबसे पहले तो ये करना है. अब ऐसे कौन कौन सी सिचुएशन है, ऐसा क्यों ज़रूरी लगा पुलिस ऑफिसर को, तो वो अब इसको पढ़ते हैं. आइए. पुलिस ऑफिसर हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट सच पर्सन हैज़ कमिटेड ऑन ऑफेंस. एंड पुलिस ऑफिसर यहाँ पे सेटिस्फाई है कि मतलब इंसान को अरेस्ट करना बहुत नेसेसरी है. क्यों नेसेसरी है? टू प्रिवेंट फर्दर ऑफेंस, दूसरा क्राइम को रोकने के लिए. फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन. टू प्रिवेंट टैम्परिंग विद एविडेंस, सबूतों से छेड़छाड़ ना करना से रोकने के लिए. स्टॉप द अक्यूज फ्रॉम थ्रेटनिंग और इंड्यूसिंग विटनेसेस को धमकाने के लिए रोकने से. एंड इंश्योर करना कि अक्यूज की जो प्रेजेंस है वो कोर्ट में वो आएगा. ठीक है, अगर मतलब पुलिस ऑफिसर को लगता है कि इंसान भाग जाएगा, कोर्ट में अपीयर नहीं करेगा, तो पुलिस अरेस्ट कर सकती है. अब ऐसी सारी सिचुएशन अगर वहाँ पर है तो पुलिस ऑफिसर को रीज़न राइटिंग में देना होगा कि उसने अरेस्ट क्यों किया, और अगर वो नहीं अरेस्ट करते तो भी उन्हें रीज़न राइटिंग में देना होगा कि अरेस्ट क्यों नहीं किया. तो सेकेंड क्लॉज हमारा बेसिकली कहता है कि अगर पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है, रीजनेबल सस्पिशन है कि किसी इंसान ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है और जिसकी सज़ा अप टू 7 ईयर्स तक हो सकती है, तो ऐसी सिचुएशन में पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है. ए क्लॉज कहता था अगर पुलिस ऑफिसर के सामने कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है. बी क्लॉज कहता है कि पुलिस ऑफिसर के सामने नहीं हुआ लेकिन उसके पास क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है तो भी वो अरेस्ट कर सकती है. नाउ सी क्लॉज बात करता है अब ये भी वही कह रहा है इन्फॉर्मेशन मिली है, किसी ने मतलब कहीं से भी इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है लेकिन उसने अब कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशेबल विद एक्सीडिंग 7 ईयर्स और डेथ पेनल्टी. वहाँ पे बात हो रही थी बी क्लॉज में 7 साल तक की सज़ा तक. ठीक है, अब मानो किसी ने 7 साल की सज़ा से ऊपर वाला कोई क्राइम ऐसा किया है या कोई ऐसा क्राइम कर दिया जिसकी पनिशमेंट डेथ पेनल्टी हो सकती है, तो ऐसे सिचुएशन में भी अगर किसी पुलिस ऑफिसर को क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिलती है या उसे शक होता है किसी के ऊपर, तो वो उसको अरेस्ट कर सकती है. सी क्लॉज हमें ये बताना चाह रहा है. डी क्लॉज कहता है अगर कोई इंसान प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, ठीक है, तो पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी. अगर कोई इंसान ना लॉ के द्वारा मतलब लॉ ने किसी को बोल दिया है कि ये वांटेड क्रिमिनल है या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, तो पुलिस बिना वारंट के उसको अरेस्ट कर लेगी वहीं पर. क्लॉज ई बात करता है स्टोलन प्रॉपर्टी के बारे में. अगर किसी इंसान के पास स्टोलन प्रॉपर्टी मिलती है या किसी को सस्पेक्ट होता है कि इसके पास स्टोलन प्रॉपर्टी है या इसने कोई ऑफेंस ऐसा रिलेटेड किया है, तो वो अरेस्ट हो जाएगा. इसमें बेसिकली क्या होता है, अगर कोई इंसान किसी इंसान के पास ऐसी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, जो पता है कि वो चोरी की लग रही है या फिर तो उसे मतलब डाउट है कि वो चीज़ें चोरी की हो सकती हैं, तो पुलिस उसको तुरंत अरेस्ट कर लेगी. एफ क्लॉज बात करता है इफ़ द पर्सन ऑब्स्ट्रक्ट्स अ पुलिस ऑफिसर इन ड्यूटी एंड एस्केप्स और अटेम्प्ट्स टू एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी. एफ क्लॉज बोल रहा है बेसिकली अगर किसी इंसान ने पुलिस ऑफिसर को काम करने से उसको रोका, उसकी ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करने से रोका, तो पुलिस उठाएगी, सीधे उसे अरेस्ट कर लेगी. या फिर कोई ऐसा इंसान जो पुलिस लॉफुल कस्टडी से भाग रहा है या उसने भागने की कोशिश की, तो भी पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर सकता है. जी क्लॉज बात करता है इफ़ द पर्सन इज डेजर्टर फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस. मतलब अगर मानो कोई इंसान को शक है कि वो आर्मी
आर्मी का डेजर्टर है, डेजर्टर मीन्स जो इंसान भाग जाते हैं, ठीक है, तो उसको बिना वारंट के पुलिस अरेस्ट कर सकती है। वो आर्मी का हो सकता है, नेवी का हो सकता है, एयरफोर्स का हो सकता है, आर्म फोर्सेज, मतलब इनमें से किसी का भी हो सकता है। एच क्लॉज बात करता है इफ़ द पर्सन इज involved in an act outside India that would be punishable under Indian law and is liable for extradition or custody in India। Basically अगर कोई इंसान किसी ने दूसरे देश में कोई ऐसा क्राइम किया है जो अगर इंडिया में होता तो उसे भी हम क्राइम ही मानते और उसको एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के अंडर अरेस्ट किया जा सकता है, ये बता रहे हैं वो, ठीक है। तो पुलिस बिना वारंट के उसको अरेस्ट कर सकती है। नाउ क्लॉज आई बात करता है पर्सन इज रिलीज्ड कन्विक्ट एंड ब्रीचिंग रूल्स अंडर सेक्शन 394 सब क्लॉज 5। अगर एक इंसान है जो पहले से ही अपनी पनिशमेंट काट के आ चुका है, जेल की सज़ा, तो उसने किसी नए रूल्स के, किसी नए लॉ के अंडर या रूल्स के अंदर उल्लंघन किया, ठीक है, तो जो पुलिस है वो उसको अरेस्ट कर सकती है। और वो रूल्स कौन से हैं? सेक्शन नंबर 394 सब क्लॉज 5 के अंडर जो रूल्स हैं उनका उसे ब्रीच नहीं करना है। नेक्स्ट क्लॉज जे क्लॉज बात करता है इफ़ कोई अनदर पुलिस ऑफिसर बोलता है राइटिंग में या फिर ओरल रिक्वेस्ट करता है अरेस्ट करने के लिए, दूसरे एक प्रॉपर रीज़न देता है तो भी अरेस्ट कर सकती है पुलिस। मानो अगर एक कोई पुलिस ऑफिसर है जो दूसरे पुलिस ऑफिसर के ऑर्डर पर किसी का अरेस्ट करता है, ठीक है, तो भी वो पुलिस अरेस्ट कर लेगी बिना वारंट के। ये थे क्लॉज 1। तो क्लॉज 2 कह रहा है कि अगर मानो किसी इंसान ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है और उसकी कंप्लेंट आती है, ठीक है, तो पुलिस उसको बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के या वारंट के अरेस्ट नहीं करेगी, ठीक है, तो इस केस में वो अरेस्ट नहीं करेगी। क्लॉज 3 बात करता है अगर अरेस्ट ज़रूरी नहीं है तो पुलिस नोटिस भेज सकती है। क्लॉज 3 हमें ये बता रहा है कि अगर मानो पुलिस को लगता है कि अरेस्ट करना ज़रूरी नहीं है तो पुलिस उस इंसान को एक नोटिस देगी और नोटिस में लिखा होगा कि उस इंसान को पुलिस स्टेशन या किसी और जगह पर जाकर अपनी प्रेजेंस करनी होगी। मतलब अगर कहीं पुलिस बुलाती है किसी प्लेस पर या अपने पुलिस स्टेशन में तो उस इंसान को आना होगा, ठीक है। क्लॉज 4 बात करता है अब मानो नोटिस मिलने के बाद क्या करना होगा, ठीक है, तो जिस इंसान को नोटिस मिलेगा उसके लिए उसको फॉलो करना ज़रूरी है उस इंसान को। और अगर वो इंसान नोटिस के अकॉर्डिंग पुलिस के सामने जाता है और पूरी तरह से मतलब कोऑपरेट करता है तो उसको अरेस्ट नहीं करेगी पुलिस। लेकिन अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि अरेस्ट करना ज़रूरी है तो उसको राइटिंग में बताना पड़ेगा, ठीक है। क्लॉज नेक्स्ट बात करता है 5 कि अगर इंसान को नोटिस का फॉलो नहीं करता तो क्या होगा। अब इंसान अगर पुलिस की नोटिस को इग्नोर करता है या अपनी आइडेंटिफिकेशन बताने से इनकार करता है तो पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। लेकिन अगर किसी कोर्ट ने इस मामले को में कोई ऑर्डर पास किया हो, ठीक है, तो पुलिस उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही काम करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लॉज बात करता है अब सीनियर सिटीज़न और जो कुछ बीमार लोगों के लिए ना ये स्पेशल रूल बना रखा है। इसमें क्या कहते हैं कि अगर मानो कोई इंसान 60 साल से ऊपर है या कोई सीरियस इंसान को कोई बीमारी है, ठीक है, तो उस पर ऐसा क्राइम लगा है लाइक जिसमें 3 साल या उससे कम की सज़ा हो सकती है, तो बिना DSP की परमिशन के उसको अरेस्ट नहीं कर सकते 60 ईयर्स के लिए और जिसको कोई सीरियस बीमारी है, ठीक है। इसमें इन्फर्म का क्या मतलब है, बेसिकली फिजिकली या कोई मेंटली वीक पर्सन जो होता है उसे इन्फर्म कहते हैं। तो इसमें हमेशा हमें DSP की परमिशन लेनी पड़ेगी जिसमें 3 ईयर से कम का कोई क्राइम अगर कोई इंसान ऐसा करके आया है, 60 ईयर से अबव और इन्फर्म इंसान। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 35। आई होप आपको ये समझ आया हो। तो अब आते हैं सेक्शन नंबर 36 पे, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। बेसिकली अरेस्ट करते टाइम क्या क्या प्रोसीजर है जो फॉलो करना होगा पुलिस ऑफिसर को, उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। सबसे पहले एवरी पुलिस ऑफिसर वाइल मेकिंग अरेस्ट शैल वियर अ विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन बैच। उसको क्लियर अपनी पहचान दिखानी होगी, क्लियर आइडेंटिफिकेशन बैच होगा जो उसे पहनना होगा। दूसरा, प्रिपेयर अ मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट। उसको मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बनाना होगा जिसमें 2 चीज़ें होनी चाहिए। क्या क्या? पहला तो वो अटेस्ट होना चाहिए एक विटनेस से। एक विटनेस उसको अटेस्ट करेगा जो कि उसकी फैमिली मेम्बर से होगा या फिर वो इंसान ऐसा हो सकता है जिसे उसने जो इस इंसान को अरेस्ट कर रहे हैं उसने रिकमेंड किया हो, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है इसमें कि काउंटर साइन बाय द पर्सन अरेस्टेड। जिस इंसान को अरेस्ट किया जा रहा है उसका भी साइन इसमें होना चाहिए, ठीक है। तो ये है मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट। तो सी क्लॉज के बात करता है कि जो मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट है और उसमें फैमिली मेम्बर का साइन नहीं है, ठीक है ना, तो क्या होगा, पुलिस को अरेस्टेड इंसान को बताना पड़ेगा कि आप एक रिलेटिव
दोस्त या किसी भी इंसान को आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, आपका करने का ये हक है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है जो हर अरेस्टेड पर्सन को दिया गया है। अगर मानो मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट पे एक फैमिली मेम्बर साइन करता है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, और अगर नहीं करता तो आपको राइट टू इन्फॉर्म मिलेगा, टू रिलेटिव या फ्रेंड या किसी को भी अगर आप इन्फॉर्म करना चाहते हैं तो वो राइट मिलेगा। सो ये है सेक्शन नंबर 36। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, दैट इज़ 37, डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर। अब इसमें क्या है, हर डिस्ट्रिक्ट और पुलिस स्टेशन में एक स्पेशल ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि क्या होती है। पहली बात, स्टेट गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करना है हर पुलिस कंट्रोल रूम में, कहाँ पर, हर डिस्ट्रिक्ट में और हर स्टेट लेवल पर। इसमें क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट है ना वो हर डिस्ट्रिक्ट में एक पुलिस कंट्रोल रूम बनाएगी, और हर डिस्ट्रिक्ट में बनाएगी और हर स्टेट लेवल पर भी बनाएगी। ये उसकी ड्यूटी है, किसकी, स्टेट गवर्नमेंट की, पुलिस कंट्रोल रूम बनाना उसको, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि और वहाँ पर क्या करेगी, डेजिग्नेट करेगी पुलिस ऑफिसर को नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, दैट इज़ ASI, जो मेंटेन क्या करेगा वहाँ पर उस पुलिस कंट्रोल रूम में क्या क्या मेंटेन करेगा, वो वहाँ का एक पुलिस ऑफिसर बनाना भी ज़रूरी है, स्टेट गवर्नमेंट को बनाना है सब, ठीक है। वो वहाँ पे क्या करेगा, मेंटेन करेगा इन्फॉर्मेशन अबाउट नेम एंड एड्रेस ऑफ अ पर्सन अरेस्टेड, जो भी उस एरिया में अरेस्ट हुआ है उसका नाम क्या है, पता क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन बनाएगा। नेचर ऑफ ऑफेंस क्या है, और तीसरा पॉइंट कहता है कि एंड शैल बी डिस्प्लेड इन एवरी पुलिस स्टेशन एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, और वो जिस इंसान को अरेस्ट किया गया है वो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले भी होनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो फिजिकली हो या डिजिटल मोड पे, कैसे भी हो सकती है। सो दिस इज सेक्शन नंबर 37। आई होप आपको समझ आया हो। अब सेक्शन नंबर 38 की बात करते हैं, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटेरोगेशन। तो अगर किसी इंसान को पुलिस अरेस्ट करती है, ठीक है, तो उस इंसान के पास ये राइट है कि वो अपने पसंदीदा एडवोकेट से मिल सकता है और इंटेरोगेशन के टाइम पर। लेकिन ये कहना चाह रहे हैं कि जो पूरा इंटेरोगेशन के टाइम वो नहीं होंगे एडवोकेट साथ में, सिर्फ कुछ वक्त के लिए अलाउड किया जाता है। पूरे इंटेरोगेशन के टाइम वो नहीं रहते एडवोकेट साथ, सिर्फ कुछ टाइम के लिए रहते हैं। देन वी हैव सेक्शन नंबर 39, अरेस्ट ऑन रिफ्यूज़ल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस। अब मानो अरेस्ट तब भी कर लिया जा सकता है अगर कोई इंसान ने, ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, ठीक है, और पुलिस ऑफिसर के सामने किया। अब पुलिस ऑफिसर पूछता है आपका नाम पता क्या है, और वो नहीं बता रहा, तो पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर लेगी। उसने भले ही नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, और लेकिन वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस ऑफिसर के सामने किया है, ठीक है। अब सेकेंड क्लॉज क्या बोलता है, अब when identity of such person is ascertained he shall be released on bond और bail bond। अगर कोई इंसान की मतलब अरेस्ट किया जाता है और उसने अपनी आइडेंटिटी बता दी तो उस इंसान को बॉन्ड पर या बेल बॉन्ड पर छोड़ दिया जाएगा। इसमें एक चीज़ और है, इफ़ सच पर्सन इज़ नॉट अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया बेल बॉन्ड शैल बी सिक्योर्ड बाय अ श्योरिटी और श्योरिटीज़ रेजिडेंट इन इंडिया। मानो किसी ने क्राइम किया जो इंसान इंडिया का नहीं है, ठीक है, उसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, अब उस इंसान को बॉन्ड पे या बेल बॉन्ड पे छोड़ा जैसे जा रहा है, तो जो भी उसकी श्योरिटी होंगी, ठीक है, तो वो श्योरिटी ऐसे लोग होंगे जो कि इंडिया के ही रेजिडेंट होंगे, वो इंडिया के रहने वाले होंगे, ना कि वो श्योरिटी बाहर वालों को नहीं बना सकता, वो इंडिया के रेजिडेंट को ही बनाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड क्लॉज बात करता है। सो थर्ड क्लॉज हमें बता रहा है कि अगर किसी इंसान की ट्रू आइडेंटिटी 24 आवर्स तक रिवील नहीं हुई, 24 घंटे तक उसने नहीं बताया उसका नाम सही पता, और वो इस वजह से बॉन्ड और बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, तो उस इंसान को इमीडिएटली नियरेस्ट मैजिस्ट्रेशन विद इन जुरिस्डिक्शन के पास लेके जाया जाएगा, ठीक है, जितनी जल्दी से पॉसिबल है उतना उसको लेके जाया जाएगा 24 घंटे के अंदर अंदर। सो ये था सेक्शन नंबर 39। नाउ लेट्स कम टू सेक्शन नंबर 40। ओके, 40 क्या बात करता है, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। प्राइवेट पर्सन अरेस्ट करता है किसी इंसान को, ठीक है, तो उसका क्या प्रोसीजर है अरेस्ट करने का, ठीक है। इसमें क्या पहला पॉइंट हमें बता रहा है कि कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल अरेस्ट कर सकता है व्हेन अ पर्सन कमिट्स नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस। किसी इंसान के सामने किसी इंसान ने ऐसा क्राइम कर दिया जो कि नॉन बेलेबल है और कॉग्निजेबल है, तो उसके सामने ही किया, मान लो किसी ने मर्डर कर दिया, ठीक है, तो वो उस इंसान को अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। और कौन सा इंसान है, दूसरा है पर्सन इज़ अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, कोई इंसान वांटेड क्रिमिनल है उसके सामने खड़ा है तो वो उसको अरेस्ट कर सकता है। आफ्टर अरेस्ट पर्सन मस्ट बी हैंडेड ओवर टू अ पुलिस ऑफिसर और टेक्स टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन विद इन 6 आवर्स, ठीक है। इसको ना ये कहना क्या चाहता है, प्राइवेट पर्सन से क्या मतलब है, तो प्राइवेट पर्सन कोई भी ऐसा इंडिविजुअल हो सकता है, मैं तुम आप, कोई भी प्राइवेट पर्सन में आता है, ठीक है, वो इंसान अरेस्ट कर सकता है उस इंसान को जिसने नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, ठीक है, उसके सामने का ना होना चाहिए,
और या फिर वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, या फिर तो इन दोनों सिचुएशन में कोई भी है तो वो अरेस्ट कर लेगा। अरेस्ट करने के बाद उसको 6 घंटे के अंदर अंदर उसको पुलिस ऑफिसर को देना होगा उस इंसान को, या फिर उसको पुलिस स्टेशन में पहुंचाना होगा विदिन 6 आवर्स। 6 आवर्स से ज़्यादा नहीं ले सकते आप, ठीक है। अब सेकेंड क्लॉज कह रहा है कि मानो पुलिस अब ये चेक करेगी कि ये क्या अरेस्टेड पर्सन सेक्शन 35 सब क्लॉज 1 के प्रोविजंस में आता है, अगर हाँ तो पुलिस उसे कस्टडी में ले लेगी। अब देखो एक नॉर्मल इंसान अरेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसको नहीं पता ना कि वो किसने कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कौन से बेलेबल है, कौन से नॉन बेलेबल है, उसे तो नहीं पता। उसने अरेस्ट कर लिया, वो पुलिस स्टेशन में लेके गया। अब पुलिस स्टेशन को मतलब पुलिस ऑफिसर को तो पता है ना कि कौन सा ऑफेंस कौन सा है। अगर मानो उसको लगता है कि जो क्राइम के लिए उसने मतलब अरेस्ट किया है उस इंसान को वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में आता है, दैट इज सेक्शन 35 के प्रोविजंस में आता है, तो पुलिस उसको कस्टडी में ले लेगी, ठीक है। अगर अरेस्टेड इंसान एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में शामिल है और पुलिस ऑफिसर को सही नाम पता नहीं बताता, तो सेक्शन 39 के प्रोविजंस इस पर अप्लाई किए जाएंगे। और एक चीज़ और लिखी है इसमें, अगर पुलिस को लगता है कि अरेस्टेड पर्सन ने कोई क्राइम नहीं किया है तो उसे तुरंत रिलीज़ कर देगी, ठीक है। तो ये पुलिस ऑफिसर पे डिपेंड करता है कि उसको कस्टडी में लेना है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल है, जो भी चीज़ है तो वो पुलिस ऑफिसर के ऊपर अब छोड़ दी जाती है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 41 पे। 41 बात करता है अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट। अब वैसे तो पुलिस अरेस्ट करती है, लेकिन क्या मैजिस्ट्रेट भी अरेस्ट कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। अब इस सेक्शन नंबर 41 में समझते हैं। अगर कोई ऑफेंस किसी मैजिस्ट्रेट के सामने होता है या उसके पास आसपास होता है, उसकी प्रेजेंस में होता है, ठीक है, तो चाहे वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हो या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो, अगर उसके जुरिस्डिक्शन में उसके सामने कोई ऑफेंस होता है तो वो खुद से उस इंसान को अरेस्ट कर सकता है, या वो किसी और इंसान को उसके आसपास के को बोल सकता है कि इस इंसान को ऑर्डर मतलब वो ऑर्डर दे के बोल करवा सकता है अरेस्ट उस इंसान को, ठीक है। तो ये था फर्स्ट क्लॉज जो कह रहा है, ठीक है। और अरेस्ट के बाद बेल के प्रोविजंस को देखते हुए उस इंसान को कस्टडी में भेज भी सकता है वो, ठीक है, बेल के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट क्लॉज हमें ये कह रहा है कि इसमें जुडिशियल हो चाहे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हो, उसके प्रेजेंस में अगर कोई क्राइम हुआ है तो वो अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। और वो खुद भी अरेस्ट कर सकता है, सामने वाले को ऑर्डर दे देगा कि आप उसको अरेस्ट करें तो वो करे, उसको करना होगा, लेकिन ये अगर उसके जुरिस्डिक्शन में हुआ है तभी, ठीक है। अब सेकंड क्लॉज क्या रहा है, अगर मैजिस्ट्रेट किसी इंसान के अरेस्ट का ऑर्डर दे सकता है तो वो अपने पास या उस इंसान को अरेस्ट भी कर सकता है। मतलब इसका मतलब है अरेस्ट इन प्रेजेंस ऑफ अ मैजिस्ट्रेट। अगर मैजिस्ट्रेट, ठीक है, किसी इंसान के अरेस्ट का ऑर्डर दे सकता है तो वो अपने प्रेजेंस में उस इंसान को अरेस्ट भी कर सकता है। ये जो राइट है ना वो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल दोनों मैजिस्ट्रेट्स के पास होता है। मतलब इसमें ये समझा रहे हैं अरेस्ट इन प्रेजेंस ऑफ अ मैजिस्ट्रेट, अगर उसके प्रेजेंस में हो रहा है तो एनी पर्सन प्रेजेंट बिफोर द मैजिस्ट्रेट फॉर हुम दे आर कॉम्पिटेंट टू इशू वारंट ऑफ अरेस्ट एट दैट टाइम एंड ही में अरेस्ट हिमसेल्फ और ऑर्डर समवन टू अरेस्ट, ठीक है, एट एनी टाइम विद इन देयर लोकल जुरिस्डिक्शन में ही, ऐसा, ठीक है। तो यही इसको समझाया गया है कि अगर कोई मैजिस्ट्रेट है किसी इंसान को अरेस्ट का ऑर्डर दे सकता है, मतलब वो उसके मतलब कॉम्पिटेंट है इशू करने के लिए ऑर्डर को, तो वो अपने प्रेजेंस में उस इंसान को अरेस्ट भी कर सकते हैं या किसी को ऑर्डर भी दे सकते हैं अरेस्ट करने के लिए। तो सेक्शन नंबर 41 हमें ये समझाता है अरेस्ट मैजिस्ट्रेट कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 42 बात आती है प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस फ्रॉम अरेस्ट। क्लॉज 1 बात करता है मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस कैन नॉट बी अरेस्टेड वाइल डिस्चार्जिंग देयर ऑफिशियल ड्यूटीज विदाउट द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। बिना अगर कोई इंसान आर्म फोर्सेस का है, वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, तो बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के वो अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उसे कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। सेकेंड क्लॉज बात करता है स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डायरेक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 42 सब क्लॉज 1 शैल अप्लाई टू सच क्लास ऑफ कैटेगरी एंड इन सच केसेस कंसेंट मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। सो सेक्शन नंबर 42 हमें ये बताता है अगर किसी आर्म फोर्सेस के मेंबर ने अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान, ठीक है, कोई काम किया है और वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसे बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये प्रोटेक्शन जो है सेक्शन 35 और सेक्शन 39 से 41 के प्रोविजंस के ऊपर मतलब रखी गई है। और इसमें एक चीज़ और है, सेकंड क्लॉज बात कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट भी ये प्रोटेक्शन दे सकती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो एक नोटिफिकेशन इशू करेगी और कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज के आर्म फोर्सेस मेंबर्स को ये प्रोटेक्शन दे देगी। और लेकिन ये जो सिर्फ ये तभी लागू होगा अगर वो पब्लिक ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, वो ऑफिशियल ड्यूटी अपनी परफॉर्म कर रहे हैं। सो 42 क्लॉज ये बात करता है। सेक्शन 43 बात करता है
अरेस्ट कैसे किया जाएगा, उसका प्रॉपर एक प्रोसीजर है, ठीक है। पर्सन अरेस्टिंग मस्ट टच और फिजिकली कन्फाइन द पर्सन अनलेस दे सबमिट टू कस्टडी थ्रू वर्ड्स और एक्शन। मतलब पुलिस या कोई भी इंसान जो अरेस्ट कर रहा है उस इंसान को हाथ लगाकर या रोककर उसे अरेस्ट कर सकता है। अगर वो इंसान खुद ही अरेस्ट होने के लिए तैयार हो जाता है तो ज़बरदस्ती उसे छूने की ज़रूरत नहीं होती है। अब इसमें एक चीज़ है, अगर विमेन को अरेस्ट करना है तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर किसी फीमेल को अरेस्ट करना है तो सिर्फ बताने पर भी अरेस्ट माना जाएगा, ठीक है। कोई मेल पुलिस ऑफिसर उसे बिना ज़रूरत महिला को हाथ नहीं लगा सकता। इसमें हमेशा एक फीमेल ऑफिसर ही वुमेन को अरेस्ट करेगी, ठीक है। क्लॉज 2 बात करता है इफ़ पर्सन रेजिस्ट अरेस्ट और अटेम्प्ट्स टू एवेड अरेस्ट पुलिस ऑफिसर में यूज़ नेसेसरी फोर्स टू इंश्योर द अरेस्ट। बेसिकली क्लॉज 2 बोल रहा है कि अगर कोई इंसान ज़बरदस्ती भागने की कोशिश करता है या मतलब अरेस्ट करने से खुद को रेजिस्ट करता है या अरेस्ट करके भागता है, ठीक है, या कोशिश भी करता है, तो उस केस में पुलिस ऑफिसर को जितना लगता है नेसेसरी फोर्स वो उस पर लगा सकती है, ठीक है। क्लॉज 3 बात करता है यूज़ ऑफ हैंडकम्स। जो हथकड़ियाँ होती हैं वो किस किस केसेस में यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी ऑफेंस किया है तो आपको हैंडकफ्स यूज़ करने हैं। इसमें कुछ सिचुएशन से हैंडकफ्स यूज़ करने की, उन्हीं में आप यूज़ करेंगे। पहला, अगर कोई इंसान हैबिचुअल या रिपीटेड ऑफेंडर है, बार बार ऑफेंसेस क्राइम्स करता है, तो उस केसेस में हैबिचुअल ऑफेंडर, या कोई इंसान कस्टडी से भाग रहा है, एस्केप फ्रॉम कस्टडी। थर्ड, हैज़ कमिटेड क्राइम्स सच एज, थर्ड है जिसमें मतलब ऐसे क्राइम्स करें, कौन कौन से, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिस्ट एक्ट, ड्रग रिलेटेड क्राइम, इलीगल पोजीशन ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनेशन, मर्डर, रेप, एसिड अटैक, काउंटरफिटिंग ऑफ कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्शुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट। तो इनमें से अगर कोई सा भी क्राइम किया है तो ऐसे केसेस में हैंडकफ्स का यूज़ किया जा सकता है, या फिर वो एस्केप फ्रॉम कस्टडी है या फिर वो रिपीटेड हैबिचुअल ऑफेंडर है। इन केसेस में आप हैंडकफ्स का यूज़ करेंगे, अदरवाइज आप नहीं करेंगे हैंडकफ का यूज़। ओके, 4th क्लॉज बात करता है नो राइट टू कॉज डेथ अनलेस द ऑफेंस इज पनिशेबल बाय डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ओके, सो इसमें बेसिकली पुलिस ऑफिसर को बोला गया है कि आप किसी को भी नहीं मार सकते हैं अनलेस वो ऑफेंस जो करा है इंसान ने वो पनिशेबल बाय डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। बेसिकली ना यहाँ पर एक वो छोड़ा गया है थोड़ा सा वाइड स्कोप। अगर कोई इंसान ऐसा मतलब क्राइम करके आया है कि जिसकी पनिशमेंट ही डेथ हो सकती है, तो आप बेसिकली ये कहना यही चाह रहे हैं कि आप उसको तो मार सकते हैं, लेकिन और अगर कोई क्राइम है तो आप नहीं मार सकते। तो बेसिकली पुलिस ऑफिसर के पास कोई राइट नहीं है टू कॉज डेथ। ओके, सो यस, ये 4th क्लॉज है। 5th क्लॉज कह रहा है नो वुमेन शैल बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। और जब एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होंगे तो उस केसेस में फीमेल पुलिस ऑफिसर को एक रिटन रिपोर्ट देनी होगी और परमिशन लेनी पड़ेगी फ्रॉम जुडिशियल मजिस्ट्रेट 1st क्लास से, ठीक है। सो ये था 5th क्लॉज। 5th क्लॉज को बेसिकली बताया जा रहा है कि विमेन को भी कभी भी आफ्टर सनसेट अरेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन मानो कोई इमरजेंसी है, वो मर्डर कर रही है सामने पुलिस ऑफिसर के, तो वो नहीं, ऐसा तो नहीं है कि रात हो रही है वो अरेस्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। और लेकिन ऐसे केसेस में क्या होता है कि फीमेल जो पुलिस ऑफिसर होती है उसको एक रिटन रिपोर्ट देनी होती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट 1st क्लास को, बेसिकली एक परमिशन लेनी होती है, उन्हें बताना होता है कि हमने इनको अरेस्ट किया है। सो ये था 43 सेक्शन, अरेस्ट का तरीका, कैसे अरेस्ट करा जाता है। 44 पे सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड। ओके, मानो एक सिचुएशन समझते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर है, किसी इंसान को, किसी चोर को पकड़ रही है, वो भाग रही है, ठीक है, उसके पीछे, और चोर क्या किया, उसे जो घर मिला उस पर जाके घुस गया, ठीक है। अब जो घर में वो घुसा है, क्या पुलिस ऑफिसर उस घर में घुसकर तलाशी ले सकती है बिना वारंट या बिना किसी नोटिस के? तो अब ऐसे सिचुएशन में उसकी ये बात कर रहे हैं कि अगर मानो पुलिस किसी को अरेस्ट करने जा रही है और उसे एक किसी जगह में उसको लगता है कि वहाँ पर वो इंसान छुपा हो सकता है, तो पुलिस उस जगह की सर्च कर सकती है, तलाशी ले सकती है, उसको राइट है। पहला पॉइंट क्या बात कर रहा है, पर्सन एक्टिंग अंडर वारंट ऑफ अरेस्ट और पुलिस ऑफिसर विद अथॉरिटी टू अरेस्ट इफ दे बिलीव पर्सन टू बी अरेस्टेड इज इनसाइड द प्लेस दे कैन डिमांड इनग्रेस। इनग्रेस का क्या मतलब होता है, एंट्री, फ्री एंट्री। यहाँ पर मतलब पुलिस वारंट के साथ आई है, ठीक है, किसी इंसान को अरेस्ट करने के लिए, या पुलिस को अधिकार है मतलब अरेस्ट करने का, ठीक है, तो उस मतलब बेसिकली पुलिस के पास राइट है जिसको वो अरेस्ट कर रही है। तो जहाँ भी अरेस्ट होने वाले इंसान का उसको लगता है कि वो वहाँ पे छुपा हो सकता है, तो उस जगह में जो भी उस इंसान का ओनर होगा, रहने वाला होगा, उस इंसान से पुलिस परमिशन मांग सकती है, एंट्री ले मतलब फ्री
इंग्रेस, मतलब इंग्रेस यानी एंट्री ले सकती है, उससे वो डिमांड कर सकती है, ठीक है, और एक्सपेक्ट करेगी कि रीजनेबल फैसिलिटीज़ उसको मिले उस एरिया में घुसने की उस ओनर से, ठीक है। तो फर्स्ट क्लॉज हमें ये बताता है कि बेसिकली अगर मेरे घर में कोई आता है तो मुझे उस पुलिस ऑफिसर की हेल्प करनी होगी, उसको रीजनेबल फैसिलिटीज़ देनी होंगी और मैं उनको तलाशी लेने की हाँ करूँगी। सेकेंड क्लॉज क्या बोलता है, इफ़ एंट्री इज़ डिनाइड। अब मानो मेरे घर में कोई घुसा है और मैं बोल देती हूँ इफ़ नो यू कैन नॉट एंटर इनटू माय हाउस एंड सर्च, तो उस कंडीशन में पुलिस मेरे घर का दरवाज़ा, आउटर इनर डोर्स, विंडोज़ तोड़ के अंदर घुस सकती है, ठीक है, और सर्च कर सकती है। और इसमें क्या है, एक चीज़ है, कंडीशंस हैं, ऐसे नहीं कि आई और तोड़ दिया, कंडीशंस लगा रखे हैं, तोड़ने का तरीका बताया है। पहली बात, अथॉरिटी को बोलेगी, नोटिफिकेशन करेगी और पर्पस बताएगी कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, डिमांड करेगी फॉर एडमिटेंस, फॉर्मल रिक्वेस्ट करेगी कि आप हमें अंदर जाने दीजिए, नहीं जाने देंगे तो हम इस दरवाजे को तोड़ के अंदर आएंगे। सो फॉर्मल एंट्री मतलब पूछेगी पहले। अब इसमें एक चीज़ है, मानो किसी औरत का अपार्टमेंट है, ठीक है, वहाँ अकेली औरत रहती है, ना तो वो अंदर आने दे रही है और वो किसी को ना ही वो गेट खोल रही है, तो उस कंडीशन में क्या बोला गया है, अगर स्पेस ऑक्यूपाइड बाय फीमेल है हु डज नॉट अपीयर इन पब्लिक ड्यू टू कस्टम, मानो उसके कोई रीति रिवाज ऐसे हैं जिसकी वजह से पुलिस वो मतलब बाहर ही नहीं निकलती पब्लिक एरिया में, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा। पहली बात, पहला पॉइंट कहता है नोटिस जो है मस्ट बी गिवन टू अलाउ हर टू विड्रॉ। पहला नोटिस उसको दिया जाएगा कि आप इस जगह को खाली कर दीजिए, हम अंदर नहीं आ रहे हैं, आप इस जगह को खाली कर दीजिए, हमें इसके अंदर की तलाशी लेनी है। अगर रीज़नेबल टाइम दिया जाएगा, उसको फैसिलिटीज़ दी जाएंगी कि वो उसको उस जगह में खाली कर दे, ठीक है। ये कुछ कंडीशंस दी गई हैं, अगर वो नहीं करेगी फिर उसके बाद अलग चीज़ है, वो ब्रेक करके घुस सकते हैं, लेकिन पहले ऐसी औरत को कुछ फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, उनको टाइम दिया जाएगा अंदर जाने से पहले उनको टाइम दिया जाएगा। थर्ड क्लॉज बोलता है इफ़ सच ऑफिसर इज़ डिटेन इनसाइड ही कैन ब्रेक ओपन एनी आउटर। बेसिकली अगर मानो मैंने अपने घर में एंट्री के लिए उसने दिया, अब मैंने क्या किया, गेट लगा दिया, मैंने उसे बाहर से बंद, मतलब मैं बाहर निकल गया, मैंने बंद कर दिया उस पुलिस ऑफिसर को। अब क्या होगा, वो क्या बाहर नहीं आ सकते हैं, वो दरवाजे तोड़ेंगे, विंडो तोड़ेंगे, इनर आउटर डोर कुछ भी तोड़ के वो अपने आप को लिबरेट फ्री कर सकते हैं उस एरिया से। तो वो घुसने के लिए भी तोड़ सकते हैं, वो बाहर निकलने के लिए भी तोड़ सकते हैं। सो यही बताया गया है सेक्शन नंबर 44 में, सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड। पहला, वो अंदर आ सकती है, पहले रिक्वेस्ट करेगी, अगर रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करते तो वो डिमांड मतलब तोड़ के अंदर आएगी। यही चीज़ है, अगर आप उसे अंदर से बंद कर देते हैं तो तोड़कर बाहर भी निकल सकती है। सो सेक्शन नंबर 44 यही हमको समझा रहा है। ओके, सेक्शन नंबर 45 बोलते हैं परस्यूट ऑफ ऑफेंडर्स इनटू अदर जुरिस्डिक्शन। इसका मतलब है पुलिस ऑफिसर कैन फॉलो एनीवेयर विद इन इंडिया इफ ऑफिसर इज लीगली ऑथराइज टू अरेस्ट दैट पर्सन। बेसिकली मानो अगर कोई पुलिस ऑफिसर है और किसी इंसान को बिना वारंट अरेस्ट करने का उसके पास राइट है, ठीक है, तो वो उस इंसान के पीछे कर सकती है और चाहे वो किसी भी एरिया में पहुंच जाए पूरे इंडिया की, ठीक है, उसको पीछे करते करते किसी भी स्टेट में जाके जहां उसको वो मिलेगा उसे वो अरेस्ट करके लेके आएगी। इसका मतलब ये है कि पुलिस ऑफिसर जो किसी, ठीक है, क्रिमिनल के अरेस्ट करने के लिए उसके पास राइट है, उसका पीछा करते हुए पूरे इंडिया में वो कहीं भी जाकर उसको पकड़ लेगी। ऐसे में कोई भी उसको नहीं रोक सकता, ठीक है। पुलिस मतलब पूरे इंडिया में कहीं पर भी उसको अरेस्ट कर सकती है। सेक्शन नंबर 46 बोलता है नो अननेसेसरी रेस्ट्रेंट। इसका मतलब कोई भी अननेसेसरी रेस्ट्रेंट नहीं किया जाएगा टू प्रिवेंट हिज एस्केप। बेसिकली द पर्सन अरेस्टेड शेल नॉट बी सब्जेक्टेड टू मोर रेस्ट्रेंट। मतलब अब ऐसा नहीं है ना कि आपने किसी को अरेस्ट किया, ठीक है, अब वो ऑलरेडी जेल में है, आपने उसके ऊपर पूरी हथकड़ी, पूरे हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए चेनों से बड़ी बड़ी, तो अननेसेसरी रेस्ट्रेंट नहीं करेंगे आप। जब ऑलरेडी इंसान जेल में है तो वो भाग तो नहीं सकता ना, अब उसको मतलब चेन से बांध दिया, अननेसेसरी रेस्ट्रेंट नहीं करेंगे, रीजनेबली रेस्ट्रेंट जितना आप करना चाहें कर लीजिए। आप बेसिकली फालतू में उसको परेशान नहीं करेंगे अननेसेसरी। नेक्स्ट बोलता है पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड ऑफ राइट टू बेल। ओके, सो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है अगर किसी इंसान को आप अरेस्ट कर रहे हैं बिना वारंट के, ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर को तुरंत उसे ये बताना होगा कि उसके ऊपर क्या क्या चार्ज है, क्यों उसको अरेस्ट किया जा रहा है, रीज़न फॉर अरेस्ट, और अगर अरेस्ट नॉन बेलेबल ऑफेंस के अलावा किसी और वजह से किया गया है तो उसे ये भी बताया जाएगा कि वो बेल पर छूट सकते हैं और अपनी तरफ से श्योरिटीज़ अरेंज कर सकते हैं। तो उनको राइट टू बेल बताया जाएगा और उनको रीजंस बताए जाएंगे कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया है, और अगर मानो नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो आप बेल पर छोड़े भी जा सकते हैं, वो बताया जाएगा। सेक्शन नंबर 48 बात करता है ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट अरेस्ट एक्सेट्रा टू रिलेटिव्स और फ्रेंड।
ठीक है। पुलिस ऑफिसर को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना होगा अरेस्टेड पर्सन के रिलेटिव्स को या फ्रेंड्स को या नॉमिनेटेड पर्सन अबाउट किसी को भी, मतलब जैसे वो बोलते हैं अरेस्टेड पर्सन किस चीज़ के बारे में, उनके अरेस्ट के बारे में और उनकी लोकेशन के बारे में कि उनको कहाँ पर अरेस्ट करके रखा गया है, वो तुरंत इन्फॉर्म करेगी पुलिस ऑफिसर। और जो ऑफिसर है वो मस्ट इन्फॉर्म टू द डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में भी जो पुलिस ऑफिसर है उनको भी तुरंत बताएगी कि हमने इस इंसान को अरेस्ट किया है। ठीक है, तो ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है। सेकेंड क्लॉज बात करता है पुलिस ऑफिसर शैल इन्फॉर्म द पर्सन अबाउट हिज राइट्स। उसकी जो भी राइट्स हैं उस टाइम पर, उसको राइट टू बेल या राइट टू मीट हिज एडवोकेट चॉइस, ये सब वो इन्फॉर्म करेगा पुलिस ऑफिसर उस इंसान को। थर्ड क्लॉज बोलता है डिटेल्स ऑफ हु हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द अरेस्ट मस्ट रिकॉर्डेड इन डेजिग्नेटेड बुक। तो जो इनकी डायरीज होती हैं उस डायरीज की बात की जा रही है यहाँ पर। जितनी मतलब जिस इंसान को अरेस्ट किया गया है वो सारा कुछ उसकी इन्फॉर्मेशन उस डायरी में लिखी होनी चाहिए। ठीक है, रिकॉर्ड होनी चाहिए। सो बेसिकली उस डायरी की बात करें, जब पुलिस स्टेशन में जो एक रजिस्टर होता है ना, उसमें सब कुछ लिखा होना चाहिए कि किस टाइम पर अरेस्ट किया है, किस रीज़न पे किया है, तो वो सब चीज़ उस रजिस्टर में मेंटेन होना चाहिए। फोर्थ क्लॉज ना बेसिकली मैजिस्ट्रेट की ड्यूटीज़ पे लगाई गई है। मैजिस्ट्रेट को वेरीफाई करना होगा कि जो इस इंसान को अरेस्ट किया गया है उसके रिलेटिव्स को इन्फॉर्म किया गया है। एक रिकॉर्ड इस चीज़ का मतलब मेंटेन करना होगा रिकॉर्ड कि जो भी मतलब ये प्रोसेस है वो सारा प्रॉपरली फॉलो किया पुलिस वाले ने कि नहीं किया। तो ये मैजिस्ट्रेट के ऊपर एक ड्यूटी लगा दी गई है। ठीक है, जब मतलब मैजिस्ट्रेट के सामने उस इंसान को पेश किया जाएगा ना, तो मैजिस्ट्रेट को इंश्योर करना होगा, उसे पूछना होगा कि आपके साथ मतलब सब कुछ प्रोसीजर प्रॉपरली फॉलो हुआ था या नहीं हुआ था। ये 48 सेक्शन बताया गया है। बेसिकली पुलिस ऑफिसर पे ऑब्लिगेशंस लगाए गए हैं कुछ। सो अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 49 की, सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। ठीक है, तो जब कोई इंसान ना अरेस्ट होता है तो पुलिस ना उसकी तलाशी यानी तलाशी ले सकती है, लेकिन ना इसके कुछ रूल्स हैं। अब उनको समझते हैं। तो अगर अंडर वारंट अरेस्ट किया गया है किसी इंसान को, तो वारंट में बेल का ऑप्शन नहीं है, तब तलाशी ले सकती है। बेल का ऑप्शन है लेकिन वो अरेस्टेड पर्सन बेल नहीं दे पा रहा है किसी भी रीज़न से, तब कर सकती है। और मानो अगर बिना वारंट के अरेस्ट किया गया किसी इंसान को और उसके पास कानूनी तौर पर उसको बेल नहीं दी जा सकती, या वो बेल फर्निश ही नहीं कर पा रहा, या फिर किसी प्राइवेट पर्सन ने अरेस्ट किया है, तब उस कंडीशंस में इसका सर्च किया जा सकता है, तलाशी ली जा सकती है। अपने इसमें तलाशी में बेसिकली क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं वो समझते हैं। जब पुलिस अरेस्टेड पर्सन के पास जो भी सामान होगा, ठीक है, उसकी तलाशी ले सकती है, लेकिन कपड़े नहीं उतारे जाएंगे। मतलब एक्सेप्ट स्पेशल केसेस में उनके कपड़े नहीं उतारे जाएंगे। सभी ज़रूरी और जो भी सस्पिशियस आइटम्स हैं उनको सेफ कस्टडी में रख दी जाएंगी और पुलिस एक रिसीट देगी जिसमें कन्फेसिकेटेड आइटम्स की डिटेल होगी। पुलिस जिस इंसान को अरेस्ट किया उसकी जब तलाशी ली जाएगी, उसके पास से जो भी मिला है वो सामान ले लेगी, अपनी कस्टडी में संभाल के रख लेगी और एक रिसीट बना के देगी कि मुझे ये चीज़ें मिली, और वो लिस्ट आपको अरेस्टेड पर्सन को दे देगी। ये करने का तरीका होता है सर्च करने का। ठीक है, अब अगर अरेस्टेड पर्सन एक फीमेल है तो उस कंडीशन में क्या होगा, फीमेल पुलिस ऑफिसर उसकी तलाशी लेगी और पूरी प्रॉपर एक डिग्निटी के साथ ली जाएगी तलाशी। ठीक है, पूरी मतलब एक तरीके से ली जाएगी। कोई भी उसके साथ गलत मतलब व्यवहार नहीं करना है, कुछ भी गलत नहीं करना, वो भी एक पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही ली जाएगी। अब एक चीज़ और है इसमें, मानो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है सर्च करते टाइम, पुलिस को इंश्योर करना होगा कि जो तलाशी है वो बिना लॉफुली तरीके से नहीं हो रही, अरेस्टेड पर्सन के जो भी राइट्स हैं उनका रिस्पेक्ट की जा रही है, और कोई भी इलीगल या पर्सनल चीज़ें ज़बरदस्ती नहीं ली जा रही हैं उस इंसान की। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 50 की, पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स। पुलिस या कोई भी इंसान जो लॉफुली अरेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो तब सीज कर सकता है जब फर्स्ट अरेस्टेड व्यक्ति के पास कोई भी हथियार या वेपन हो। ठीक है, अगर किसी अरेस्टेड पर्सन के पास कोई भी वेपन है तो वो फ़ौरन उसको सीज कर लेगा। सेकेंड कंडीशन, पुलिस को लगता है कि ये जो वेपन्स हैं वो कानूनी तौर पर रखा नहीं जा सकता, यानी पुलिस को ऐसा लगता है कि कोई ऐसा वेपन किसी इंसान के पास मिलता है जो लॉफुली वो रख ही नहीं सकता, तो उसको भी वो सीज कर लेगी। या पुलिस को शक होता है कि अरेस्टेड इंसान ने उस वेपन को मिसयूज़ किया है या मिसयूज़ कर सकता है, तो उस वेपन को वो सीज कर लेगी। अब जो वेपन जब्त किए गए हैं, जो सीज किए गए हैं, उन वेपन्स का क्या होता है, तो पुलिस को जो भी ऑफेंसिव वेपन वो सीज करती है उसको कोर्ट को या फिर डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास उसको जमा करना होता है। पुलिस ऑफिसर अपने पास ही रखता है, वो मैजिस्ट्रेट को या डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स के पास भेजेगा उन वेपन्स को। और जो हथियार है मतलब जो भी वेपन्स हैं उनका एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो पर्सन या फिर जो भी पुलिस ऑफिसर जो भी अरेस्ट कर रहा है इमीडिएटली ऑफेंसिव वेपन्स का पोजीशन ले सकता है, या ऑल वेपन सीज मस्ट बी हैंडेड ओवर टू द कोर्ट और ऑफिसर वेयर
अरेस्टेड पर्सन इज़ टू बी प्रोड्यूस्ड अंडर लॉ, जहाँ पर भी अरेस्टेड पर्सन प्रोड्यूस किया जाएगा उस कोर्ट में या उस ऑफिसर को उस सारे वेपन्स को दे दिया जाएगा, ठीक है, वहाँ पर वो हैंड ओवर कर दिए जाते हैं। अब आते हैं सेक्शन नंबर 51 पे, एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। ओके, अक्यूज्ड कौन होता है? जो अरेस्टेड पर्सन होता है, ठीक है, जो कि अभी चार्ज्ड है कमिटिंग ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस का, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि उसका एग्जामिनेशन मेडिकल प्रैक्टिशनर से कराया जाता है पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पे। पहला पॉइंट है, व्हेन देयर इज रीजन टू बिलीव दैट अक्यूज्ड विल प्रोवाइड एविडेंस रिलेटेड टू ऑफेंस, अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मे कंडक्ट एन एग्जामिनेशन रिक्वेस्ट ऑफ। इन शॉर्ट, पुलिस ऑफिसर को लगता है कि अगर मैं ये जो मैंने जिस इंसान को मतलब जो इंसान अक्यूज्ड है उस इंसान को अगर हम मेडिकल प्रैक्टिशनर से एग्जामिन करा देंगे और हमें इस इंसान से मतलब यहाँ से हमें कुछ एविडेंसेस मिल सकते हैं, तो उस पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पर मेडिकल प्रैक्टिशनर उस इंसान का अक्यूज्ड का चेकअप करेगी, ठीक है। क्लॉज 3 बात कर रहा है कि जो आरएमपी है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, उसको बिना किसी डिले के फॉरवर्ड करनी है अपनी जो रिपोर्ट उसने बनाई है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। अब इसमें ना 2 डेफिनेशन दे रखी है, थोड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। एग्जामिनेशन क्या होता है? इंक्लूड एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ आती हैं? ब्लड स्टेन, सीमेन, स्वाब, स्प्यूटम, स्वेट, हेयर सैंपल एंड फिंगर नेल क्लिपिंग एग्जामिनेशन में आती है। और इसमें डीएनए प्रोफाइलिंग और अदर मॉडर्न टेक्निक्स भी आती हैं, इंक्लूड होते हैं एग्जामिनेशन में। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन होता है? वो मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि रिकॉग्नाइज्ड है किससे? एनएमसी से, एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट से। जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर रजिस्टर्ड है उस इंसान को हम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कहते हैं, या फिर उस इंसान का जो नाम है वो स्टेट मेडिकल रजिस्टर्ड मतलब अंडर एक्ट होना चाहिए या फिर वो नेशनल मेडिकल रजिस्टर के अंडर होना चाहिए, ठीक है। तो उस इंसान को हम कहते हैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब आते हैं सेक्शन नंबर 52 पर। सेक्शन नंबर 52 बात कर रहे हैं एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब इसमें ऊपर वाले में सारे और आते हैं, लेकिन जो 52 क्लॉज है वो स्पेशली बात कर रहा है रेप वालों की, ठीक है, रेप ऑफेंसेस की, ठीक है। इसमें क्या है, उस इंसान का एग्जामिनेशन होगा अक्यूज्ड का जिसने रेप किया है, ठीक है। उसका कैसे होगा? पर्सन इज अरेस्टेड फॉर रेप और अटेम्प्ट टू रेप एंड देयर इज रीजन टू बिलीव कि वहाँ पर कोई एविडेंस मिल सकता है, तो जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से रिक्वेस्ट करेंगे कौन? पुलिस ऑफिसर, और उसको एग्जामिन करवाएंगे। इसमें एक चीज़ है, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए ना, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल या लोकल अथॉरिटी का किसी का भी हो सकता है, लेकिन वो 16 किलोमीटर रेडियस के अंडर होना चाहिए। मानो रेप इस एरिया में हुआ है, रेप ऑफेंस, लेकिन वो 16 किलोमीटर के रेडियस के अंदर हॉस्पिटल आना चाहिए जहाँ पर वो एग्जामिनेशन करवाएंगे। क्लॉज 2 बात करते हैं कि मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ये पॉइंट्स चेक करते हैं, अक्यूज्ड का नाम, एड्रेस और उनके जो भी इंसान उसको लेकर गया है वहाँ पर उसका नाम लिखेंगे अपनी मतलब पूरी रिपोर्ट में, ये सब चीज़ें वो लिखेंगे, ठीक है। अक्यूज्ड की एज, उसकी मतलब बॉडी पर जो भी निशान या एविडेंसेस चोट के, जो भी इंजरी, मार्क्स ऑफ इंजरी मिलते हैं। 4th, डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल टेकन फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए जो भी चीज़ें ली गई हैं वो सब लिखी जाएंगी उस रिपोर्ट में। 5th, अदर मटेरियल इन रीजनेबल डिटेल, जो भी अगर कुछ भी चीज़ अगर ली जा रही है वो सब डिटेल में लिखना होगा उस रिपोर्ट में मेडिकल एग्जामिनर को, ठीक है। अब 3rd क्लॉज बात करता है रिपोर्ट शेल स्टेट प्रिसाइजली द रीजंस फॉर ईच कंक्लूजन। ये बताया जा रहा है मेडिकल एग्जामिनर जो भी रिपोर्ट बनाएगा उसमें हर एक चीज़ का एक प्रॉपर प्रिसाइजली एक कंक्लूजन लिखा होना चाहिए कि वो ऐसा क्यों लगता है, विद प्रूफ, समझ रहे हो, प्रॉपरली उसको डिटेल में समझाना होगा। 4th बोलते हैं एग्जैक्ट टाइम होना चाहिए, मतलब जब भी एग्जामिनेशन स्टार्ट की गई है उस रिपोर्ट में स्टार्टिंग टाइम और जब भी एंड हुई है उसका टाइम प्रॉपर लिखा होना चाहिए। 5th, मेडिकल प्रैक्टिशनर को ये रिपोर्ट किसको देनी है? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को देनी है, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इसको मैजिस्ट्रेट को दे देगा विद रिपोर्ट 198, 193 की जो भी वो पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट सबमिट करेगा ना उसी के साथ इसको लगा दी जाएगी और ये मैजिस्ट्रेट के पास चली जाएगी। सो ये था हमारा सेक्शन नंबर 52। तो अब आते हैं सेक्शन नंबर 53 पे, एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। अब अरेस्टेड पर्सन का भी एग्जामिनेशन होगा। अब वो कैसे होता है, ठीक है, कोई भी अगर इंसान है जिससे अरेस्ट होता है तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना ज़रूरी होता है। अब अरेस्ट के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन कब होता है उसको समझते हैं। जब किसी इंसान को अरेस्ट किया जाता है तब उसका मेडिकल एग्जामिनेशन एक गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर करेगा, ठीक है। अगर गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर अवेलेबल वहाँ पर नहीं है तो एक रजिस्टर्ड प्राइवेट डॉक्टर एग्जामिनेशन करेगा, और अगर डॉक्टर को लगता है कि एक और बार एग्जामिनेशन उसका ज़रूरी है तो वो फिर से चेक कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये नहीं कि अगर एक ही बार ही होना है तो नहीं, अगर डॉक्टर को लगता है दोबारा करना है तो करना है। अब
फीमेल अगर अरेस्टेड है पर्सन तो उसके लिए क्या है, उसका मेडिकल सिर्फ एक फीमेल मेडिकल ऑफिसर करेगी, और अगर फीमेल ऑफिसर अवेलेबल नहीं है तो एक फीमेल रजिस्टर्ड डॉक्टर करेगी। बेसिकली पहले प्रेफरेंस दी जा रही है गवर्नमेंट वालों को, अगर गवर्नमेंट डॉक्टर्स नहीं है तो उसके बाद प्राइवेट को दी जा रही है, इसमें समझे आप। अब सेकंड क्लॉज बात करता है मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन में जो डॉक्टर है वो अरेस्टेड इंसान का फिजिकल चेकअप करेगा और रिपोर्ट में ये सब लिखेगा कि उसका मतलब शरीर पर कोई मार्क्स ऑफ इंजरी थे, वायलेंस के कुछ भी निशान थे, कुछ भी था, अगर चोट है तो वो कब लगी होगी, इसका अप्रॉक्सीमेट टाइम वगैरह, और अगर ज़रूरी होता है तो एक बार और एग्जामिनेशन भी करवाया जा सकता है। अब मेडिकल रिपोर्ट जो है वो किसको मिलती है, मेडिकल ऑफिसर एक रिपोर्ट बनाएगा जो अरेस्टेड इंसान को दी जाएगी, जो इंसान अरेस्टेड है उसको मिलेगी, या फिर उसने अगर किसी को बोला है कि इस रिलेटिव फ्रेंड उसको दे दी जाएगी। ठीक है, अब 54 पे बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड। मानो कोई इंसान अरेस्ट किया गया तो उस इंसान की जो आइडेंटिफिकेशन है वो ज़रूरी होती है, तो उसका ना एक लॉफुल प्रोसेस है। अब आइडेंटिफिकेशन कब ज़रूरी होता है, जब कोई अरेस्टेड इंसान किसी ऐसे क्राइम में शामिल हो जिसमें उसकी आइडेंटिफिकेशन किसी विटनेस या विक्टिम ने कंफर्म करी हो। ठीक है, तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में ये प्रूफ करने को ही मतलब करना होता है कि अरेस्टेड इंसान की क्राइम का असली मुजरिम कौन है। ठीक है, असली इंसान कौन है, ठीक है, मुजरिम कौन है। इसमें एक चीज़ और है, किसी गैंग ऑर्गेनाइज क्राइम में रिपीट ऑफेंडर का केस होता है। तो अब एग्जांपल लेते हैं, अगर मानो कोई डकैती का केस है और उसमें एक मतलब इंसान है जो अरेस्ट होता है, लेकिन विटनेस को यकीन नहीं है कि ये असली क्रिमिनल है या नहीं, तो आइडेंटिफिकेशन परेड की ज़रूरत पड़ सकती है। उसमें क्या होता है ना, बेसिकली जैसे एक अरेस्टेड पर्सन होता है तो उसी इंसान की हाइट हेल्थ जैसे 2-3 पर्सन लाके खड़े कर दिए जाते हैं, बोले जाता है पहचानो इनमें से कौन था, किसको आपने देखा था, तो वो इंसान कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, तो वो सही इंसान पकड़ रहा है कि गलत पकड़ रहा है, तो ये आइडेंटिफिकेशन परेड करवाई जाती है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और है, जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। पुलिस स्टेशन का ऑफिसर कोर्ट से परमिशन मांगता है, पुलिस ऑफिसर को परमिशन मांगनी पड़ती है कोर्ट से, ये याद रखना। इसमें कोर्ट पुलिस को अलाउ करता है कि अरेस्टेड इंसान की आप पहचान करवा सकते हैं, और जो आइडेंटिफिकेशन कराने का जो प्रोसेस है कोर्ट डिसाइड करता है। आइडेंटिफिकेशन परेड कराई जाती है इसमें, जिसमें अरेस्टेड पर्सन को और लोगों के साथ खड़ा कर दिया जाता है, जो मैंने अभी आपको समझाया। इसमें विटनेस या विक्टिम से डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन करवाई जाती है, सीसीटीवी फुटेज या फोटो पहचान भी करवाई जा सकती है। ठीक है, तो ये होता है आइडेंटिफिकेशन, इस तरीके से करवाई जाती है। अब इसमें एक चीज़ और है, अगर मानो विटनेस डिसेबल्ड होता है तो क्या होगा। अगर मानो विटनेस फिजिकली या मेंटली डिसेबल है तो आइडेंटिफिकेशन एक मैजिस्ट्रेट के सुपरविजन में होगी, और विटनेस को मतलब जैसे विटनेस को कम्फर्ट है उसके हिसाब से प्रोसेस किया जाएगा, और इसमें ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाती है ताकि उसमें कोई अनफेयर प्रैक्टिस ना हो। ठीक है, अब पढ़ते हैं 55 प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डिप्यूट सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट। अब एक पुलिस ऑफिसर अपने जूनियर ऑफिसर को बिना वारंट के अरेस्ट करने का ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, तो क्या ऐसा हो सकता है, तो अब कब पुलिस ऑफिसर अपने जूनियर यानी सबऑर्डिनेट को अरेस्ट का ऑर्डर दे सकता है, उसकी कंडीशंस बता रखी हैं। अगर मानो एक एसएचओ है, स्टेशन हाउस ऑफिसर है, या कोई ऐसा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है जिसे किसी पर्सन को बिना वारंट अरेस्ट करने के लिए अपने किसी सबऑर्डिनेट को भेजता है, तो उस पर्सन का अरेस्ट लॉफुली सही होना चाहिए। और दूसरा है, इसमें वारंट का जो रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब वो नॉन वारंट केसेस होने चाहिए। और इसमें एक चीज़ और है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो ज़रूरी हो तभी ऐसा भेजा जाए, वरना नहीं भेजना चाहिए। अब इसमें है रिटर्न ऑर्डर ज़रूरी होता है क्या, तो हाँ, एसएचओ या फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को एक राइटिंग में ऑर्डर देना होता है जिसमें अरेस्ट होने वाले इंसान का नाम लिखा हो, उसमें उस व्यक्ति ने क्या ऑफेंस किया है, क्या रीज़न फॉर अरेस्ट है वो लिखा हो। जूनियर ऑफिसर के पास ये राइटिंग में ऑर्डर होना चाहिए जब वो अरेस्टेड पर्सन को, ताकि वो उसको दिखाया जा सके, जब वो किसी को अरेस्ट करने जाए तो उसको दिखाए कि ये मेरे सीनियर ने मुझे भेजा है, इस रीज़न की वजह से इसलिए आपको अरेस्ट किया जाता है। ठीक है, अब इसमें अरेस्ट से पहले क्या करना होता है, सबऑर्डिनेट ऑफिसर को अरेस्टेड इंसान को ये बताना होगा कि उसका अरेस्ट क्यों हो रहा है। अगर अरेस्टेड पर्सन कहे कि उसको राइटिंग में ऑर्डर भी दिखाना है तो उसको वो दिखाया जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं किया करता है पुलिस वाला तो ये अरेस्ट जो है वो इलीगल हो सकता है। अब क्या ये जो पावर है वो पुलिस की नॉर्मल अरेस्टिंग पावर को अफेक्ट करती है, नहीं। अगर पुलिस ऑफिसर खुद किसी इंसान को अरेस्ट करने के लिए ऑथराइज्ड हैं सेक्शन 35 के अंडर, तो उसको अलग से राइटिंग ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये था सेक्शन
55। अब बात करते हैं सेक्शन 56 हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन। अब ये सिंपल है, अरेस्टेड पर्सन की हेल्थ एंड सेफ्टी की बात की जा रही है। जिस भी इंसान की कस्टडी में वो होगा, चाहे ठीक है, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस इंसान की हेल्थ और ध्यान रखना, ठीक है, उसके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा, उसकी हेल्थ अच्छी रहे, ये उस इंसान की ड्यूटी है जिसकी में भी वो कस्टडी में होगा। ओके, सेक्शन नंबर 57 बोलते हैं पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मैजिस्ट्रेट और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। मतलब अगर मानो कोई इंसान बिना वारंट अरेस्ट किया गया है, ठीक है, तो उसके बाद पुलिस उसके साथ अब क्या करती है, ठीक है, अरेस्ट होने के बाद पुलिस का मतलब क्या फ़र्ज़ है, क्या ड्यूटी है। अगर पुलिस किसी इंसान को बिना वारंट के अरेस्ट करती है तो उसको वो जल्द से जल्द एक मैजिस्ट्रेट के पास लेकर जाएगी, ठीक है, या फिर वो पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज के पास ले जाना है, उसकी ड्यूटी है। और ये अगर डिले अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, ठीक, अनरीजनेबल लेट करते हैं वो, तो पुलिस जो है वो इलीगल डिटेंशन का उसको जिम्मेदार मानी जाएगी। इसमें एक चीज़ और है कि पुलिस अरेस्टेड इंसान को ज़्यादा देर तक कस्टडी में रख सकती है, तो नहीं, पुलिस अपनी कस्टडी में उस इंसान को, अरेस्टेड इंसान को बिना मैजिस्ट्रेट के परमिशन के सिर्फ 24 घंटे तक रख सकती है, ठीक है। उसके बाद या तो उसको बेल मिल जाती है या फिर उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाता है। अगर पुलिस किसी इंसान को 24 घंटे से ज़्यादा रखेगी तो ये इलीगल डिटेंशन माना जाता है। अब इसमें एक चीज़ बात कर लेते हैं, इसमें बेल का क्या प्रोविज़न होता है। अगर अरेस्टेड पर्सन जो है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में इंक्लूड नहीं है तो उसको पुलिस स्टेशन से ही बेल मिल जाती है, और उसको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है कि वो बेल के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अगर ऑफेंस सीरियस है, नॉन बेलेबल है, तो क्या होगा, तो उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे कि उनको बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब आते हैं सेक्शन नंबर 58 पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर्स। ठीक है, कोई इंसान अगर बिना वारंट के अरेस्ट होता है, ठीक है, तो पुलिस उसको कितनी देर तक कस्टडी में रख सकती है, तो 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस डिटेन करना उसको अलाउड नहीं है। अब पुलिस किसी भी अरेस्टेड पर्सन को अगर मानो 24 घंटे से ज़्यादा कस्टडी में नहीं रख सकती है, तो जब तक उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश ना किया जाए, उसको फटाफट 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, और ये 24 घंटे के अंदर ही होना चाहिए, या तो उसे बेल मिल जाए, ठीक है, या फिर वो मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट हो जाए। अगर पुलिस ऐसा नहीं करती तो इसको वही इलीगल डिटेंशन माना जाता है। अब पुलिस को किसको रिपोर्ट करना होता है, जब भी पुलिस किसी ऐसे इंसान को अरेस्ट करती है बिना वारंट के, तो उन्हें या तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या एसडीएम को इन्फॉर्म करना होता है, और बताना पड़ता है कि जो अरेस्टेड पर्सन है उसको बेल मिली है या नहीं मिली है। तो सारी अपडेट किसको देनी है, डीएम को या एसडीएम को देनी है। और ये जो रिपोर्टिंग सिस्टम है वो इसलिए रखा गया है ना, ताकि पुलिस अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल ना करे। अगर किसी इंसान को 24 घंटे से ज़्यादा रखती है, लीगल बेसिस के कस्टडी में रखती है, तो हैबियस कॉर्पस पिटीशन जो है वो फाइल की जा सकती है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। और इसमें एक और चीज़ है, एनएचआरसी में कंप्लेंट भी कर दी जा सकती है, या मानो अगर इलीगल डिटेंशन प्रूव हो जाता है तो पुलिस ऑफिसर के खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। सो अब आते हैं सेक्शन नंबर 59 पे, पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशंस। बेसिकली ऑफिसर इंचार्ज जो होते हैं पुलिस स्टेशन के, उनको रिपोर्ट करने होते हैं सारे केसेस ऑफ पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट, किन किन को उन्होंने बिना वारंट के अरेस्ट किया है, किसको वो अपडेट करेंगे, जो पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज हैं वो करेंगे उनको अपडेट डीएम को और एसडीएम को, ठीक है। डीएम को करेंगे अगर पहले तो, अगर एसडीएम को तब करेंगे अगर डीएम बोलते हैं कि आप एसडीएम को बता दीजिए, तो वो एसडीएम को कर देंगे, ठीक है। अब वेदर द पर्सन वाज एडमिटेड टू बेल और वाज रिमेन इन कस्टडी, अगर वो उन्हें बेल मिली है, नहीं मिली है, कितनों को मिली है, किसको अरेस्ट किया, सब कुछ सारी जानकारी डीएम को देनी ही होती है, पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को। अब आते हैं सेक्शन नंबर 60 पर, डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रीहेंड। अ पर्सन अरेस्टेड बाय पुलिस ऑफिसर कैन ओनली बी डिस्चार्ज ऑन बॉन्ड पे छोड़ा जा सकता है, बेल बॉन्ड पे छोड़ा जा सकता है, या फिर वो स्पेशल ऑर्डर मैजिस्ट्रेट के हैं तभी छोड़ा जा सकता है। 61 बात करता है पावर ऑन एस्केप टू परस्यू एंड रिटेक। ओके, अगर कोई इंसान है जो लॉफुल कस्टडी से भाग रहा है, ठीक है, एस्केप करता है या भाग जाता है, ठीक है, तो जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है फॉर दैट कस्टडी इज परमिटेड टू इमीडिएटली, उसको वो री अरेस्ट कर सकता है। जो भी इंसान उस जिसकी भी कस्टडी में है ना वो इंसान उसको इमीडिएटली री अरेस्ट कर सकता है, अगर इवन दो द पर्सन मेकिंग अरेस्ट माइट नॉट बी एक्टिंग अंडर अ वारंट और पुलिस ऑफिसर। भले ही वो पुलिस ऑफिसर नहीं है, लेकिन अगर कोई उसके सामने कोई भाग रहा है तो उसको री अरेस्ट करके उसको वापस जेल में डाल देगा, या भले ही उसके पास वारंट ना हो उसको वापस डाल देगा। कोई भी इंसान अगर भागने की कोशिश करता है या भाग जाता है तो उसको पकड़ेगा, वापस डाल देगा।
62 बात करता है अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू दिस संहिता। तो बेसिकली 62 बताया जा रहा है कि अरेस्ट का जो तरीका है वो जो भी सेक्शन मतलब इस चैप्टर में लिखा है, इस संहिता में लिखा है, इसी के तरीके से ही अरेस्ट करा जाएगा। तो आई होप आपको सब समझ आया हो, और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, वरना जाने दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।